Good evening, everybody. We are discussing here the principle and processes of biotechnology. Today I am going to discuss about the vectors. वेक्टर का क्या यूज़ है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी थी, आप लेक्चर को ध्यान से समझिएगा। उसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर पढ़ा हुआ था, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने आपको प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का पूरा समरी बता दिया था कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और प्रोसेस में क्या क्या होने जा रहा है, उसके स्टेप क्या क्या हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी की। ठीक है, और फिर हम लोगों ने आइसोलेशन ऑफ डीएनए देखा था, किस तरीके से जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसको आइसोलेट करते हैं। ओके, उसको कैसे एम्पलीफाई करते हैं, उसके लिए हम लोग पीसीआर भी पढ़े थे। उसको कैसे सेपरेट करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ा था। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेक्टर्स। एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर। सो व्हाट इज एक्चुअली द क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, देखिए क्लोनिंग वेक्टर्स का मतलब ये है कि हमारे डिजायर्ड जीन को क्लोन करने के लिए जिस वेक्टर का यूज़ किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर। जैसे मान लीजिए दिस इज़ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओके, और यहाँ पे ये क्या है, दिस इज़ द वेक्टर। अब इस वेक्टर के अंदर हम लोगों ने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया, तो अब यहाँ पे हमने डाल दिया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओके, क्लोन कर दिया इसको। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। तो ये क्या बना दिया, आरडीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए, और इस आरडीएनए को हम लोग कहाँ इंसर्ट कर देंगे, होस्ट के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जीन ट्रांसफ़र। क्या कहते हैं, जीन ट्रांसफ़र। और होस्ट आफ्टर टेकिंग अप दिस आरडीएनए इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, और होस्ट क्या हो जाएगा, इस आरडीएनए को लेके ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। होस्ट जब इस आरडीएनए को लेके चेंज, मतलब उसके अंदर फॉरेन जीन आ जाएगा, तो होस्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। ओके, तो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। और नॉन ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होगा ऐसा जिसमें ये जीन नहीं जा पाया है उसको हम नॉन ट्रांसफॉर्म कहेंगे। जिसमें फॉरेन जीन एंटर कर गया है उसको हम ट्रांसफॉर्म्ड कहेंगे। ओके, और ये यहाँ पे ध्यान देना है, ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन जीन, जिसको आप कह सकते हैं डिजायर्ड जीन, फॉरेन जीन, एंड दिस इज़ द वेक्टर। अगर वेक्टर देखिए, हम एक चीज़ समझाएंगे आपको यहाँ पे कि ये कोई ऐसी प्रोसेस तो है नहीं कि आपने अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हाथ में लिया और वेक्टर को हाथ में लिया, दोनों को ज्वाइन करा दिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये सब कुछ कहाँ होने जा रहा है, आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर, प्लेट वी कैन से ग्लास के अंदर, कांच के अंदर होने जा रहा है। हम वहाँ पे अपना डिजायर्ड जीन भी डालते हैं, वेक्टर भी डाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि किसमें ये क्लोन हुआ है। जिसमें ये क्लोन हुआ है उसको हम कहेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए, और अगर जिसमें क्लोन नहीं हुआ है उसको हम कहते हैं नॉन रिकम्बिनेंट्स। ठीक है ना, तो रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब यही है कि जहाँ पे ये डिजायर्ड जीन जाके इंसर्ट हो गया है उसको हम रिकॉम्बिनेंट्स कहेंगे, और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब ये है कि जहाँ पे ये जीन जाके इंसर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो कभी कभी हम ट्रांसफॉर्म्ड को रिकॉम्बिनेंट्स भी कह देते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट को हम लोग रिकॉम्बिनेंट्स। तो बस आप ये समझना कि रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब ये हुआ कि जिसमें वो जीन गया है। ठीक है, मतलब नया कॉम्बिनेशन। अब हम लोग देखते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर एक्चुअली होते क्या हैं। क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। क्लोनिंग वेक्टर का मतलब ये है, देखिए बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझना, अटेंटिव रह के। वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, वेक्टर डबल स्ट्रैंडेड होना चाहिए। ठीक है, तभी वो होस्ट के अंदर जाके रेप्लिकेट कर पाएगा। पहले बात को समझिए, वेक्टर ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए। ओके, वेक्टर के पास ओराई होना चाहिए, वेक्टर के पास रेप्लिकेशंस के लिए प्रोटीन होनी चाहिए, ढेर सारी जो भी प्रोटीन्स रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं। ओके, ये सारी चीज़ें तो हमें पता है। वेक्टर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होना चाहिए, उसके पास ओराई होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, रेप्लिकेशंस के लिए प्रोटीन्स होनी चाहिए, आरओपी जिसको कहते हैं, आरओपी। इसके अलावा वेक्टर की और क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर्स होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में हम अभी आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। तो इसकी पहली
अब देखिए वेक्टर जो हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो वेक्टर यूज़ करते हैं दे आर आर्टिफिशियली डिज़ाइंड, ठीक है, उसको हम लैब में आर्टिफिशियली डिज़ाइन करते हैं, आर्टिफिशियली डिज़ाइंड होते हैं ये लैब के अंदर। अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि इनके पास ओराई होना चाहिए। ओराई का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओराई एक ऐसा साइट है, जैसे मान लीजिए वेक्टर है तो ओराई एक ऐसा साइट होगा जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। तो ओराई एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ओराई और ये पॉइंट, यही वो पॉइंट है जहाँ पे ये होस्ट डीएनए के अंदर जाके अपने आप को लिंक करता है, ठीक है, होस्ट के जीनोम में अपने आप को लिंक करता है। तो पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गई ओराई के बारे में, ठीक है। दूसरी बात ये है ओराई का, ये दिस कंट्रोल द कॉपी नंबर, ठीक है, कंट्रोल कॉपी नंबर ऑफ जीनोम या डीएनए। अब जो डीएनए है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। जो जीनोम या डीएनए है या जो भी टारगेट डीएनए है आपका या जो लिंक डीएनए है उसके कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। कॉपी नंबर का मतलब है अगर आपने जो भी आपने जीन लिया है, ठीक है, जो भी आपने जीन लिया है जिसको आपने वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, उस जीन की कितनी कॉपी आपको चाहिए, ठीक है। अगर आपको उसकी बहुत सारी कॉपी बनानी है तो ऐसा क्लोनिंग वेक्टर लीजिए जो हाई कॉपी नंबर, जिसका जो ओराई है वो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता है। हाई कॉपी नंबर का मतलब उसकी कॉपीज़, ठीक है, जो उसकी इफ़िशियंसी, जिसकी रेप्लिकेशन की इफ़िशियंसी ज़्यादा हो। तो कॉपी नंबर कौन कंट्रोल करता है? ओराई ही। ओराई के पास ही वो क्षमता है जो कम डीएनए बना सकता है या ज़्यादा डीएनए बना सकता है। तो अगर आपको कॉपी नंबर ज़्यादा चाहिए तो हाई इफ़िशियंसी वाला ओराई लीजिए, ठीक है, तो या हाई इफ़िशियंसी के ओराई वाला वेक्टर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो क्लोनिंग वेक्टर की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके पास ओराई होना चाहिए। दूसरी चीज़ उसके पास क्या होना चाहिए? रेप्लिकेशंस के लिए प्रोटीन होनी चाहिए। तो सेकंड चीज़ उसके पास आरओपी होना चाहिए। आरओपी का मतलब प्रोटीन्स ऑफ रेप्लिकेशन, प्रोटीन्स ऑफ रेप्लिकेशन, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, प्रोटीन्स ऑफ रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन के लिए जितनी भी इम्पॉर्टेंट प्रोटीन की ज़रूरत होती है, अब आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है हेलिकेज, टोपो आइसोमेरेज, ठीक है, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, जो कुछ भी है उस वेक्टर के पास वो सारी की सारी प्रोटीन होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि इसके पास क्या होना चाहिए? सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। अब देखिए सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या करते हैं? ये रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफरेंशिएट करते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर ही ये पता कर पाते हैं कि कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, या फिर कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। मैंने बता दिया है रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट में अंतर क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में अंतर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन recombinants एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू मस्ट नो अबाउट दिस, कि ये क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग कर पाते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। अब ये कुछ भी, ये देखिए सेलेक्टेबल मार्कर जनरली दो तरीके के होते हैं। या तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकते हैं, या फिर ये कुछ एंजाइम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये एंजाइम भी हो सकते हैं। इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, आप एकदम कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं कि जो मार्कर हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकते हैं या फिर एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन हो सकते हैं। तो
तो इस दोनों को हम लोग अभी समझेंगे। तो सेलेक्टेबल मार्कर का काम क्या है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में कुछ ऐसे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन हो, ठीक है, इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हो, ठीक है, क्लोरमफेनिकाल रेजिस्टेंट, तो इस तरीके से क्लोरमफेनिकाल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अब इतना समझ में आ चुका है। हम लोग देखते हैं अभी सेलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में आगे देखेंगे। अब अगली चीज़ क्या होनी चाहिए, अगली चीज़ ये होनी चाहिए नंबर 4, इसके पास क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए, क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए। क्लोनिंग साइट का मतलब ये है कि जहाँ पे जीन जाके, जैसे कोई भी वेक्टर है, तो जैसे ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर है, ध्यान से समझना, तो यहाँ पे इसको क्लोनिंग साइट, यहाँ पे साइट्स बना देनी चाहिए कि जहाँ पे ये जीन जाके इंट्रोड्यूस हो सके, जहाँ पे वो जीन जाके क्लोन हो सके। तो देयर मस्ट बी क्लोनिंग साइट। अब हम यहाँ पे 2-3 बातें आपको बताएंगे कि क्लोनिंग साइट कैसी होनी चाहिए। एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए। अब एक बात बताओ आप मुझे कि अगर आप, ये वेक्टर है हमारा और यहाँ पे हमें ये जीन इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो इसको काटेगा कौन भाई? वेक्टर खोलेगा तभी तो इस जीन को इंट्रोड्यूस कर पाओगे आप। इसको काटेगा कौन, इसको खोलेगा कौन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। वो भी ये ऐसे हाथ वाली सीजर तो है नहीं कि जाके आप इसको काट दोगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी आप मीडियम में डालोगे तभी वो उसको कट करेगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, वो इसको ओपन करेगा तब जाके जीन यहाँ पे क्या होगा, क्लोन हो पाएगा, ठीक है। तो क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, लेकिन किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए केवल एक क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे मल्टीपल फ्रैगमेंट जनरेट हो जाएंगे। मल्टीपल फ्रैगमेंट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये क्लोनिंग, इस जीन को यहाँ पे क्लोन करना है, ठीक है, या हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इको R1 का क्लोनिंग साइट है। इको R1 हमने सब कुछ पढ़ा है आपको, इको R1 क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बता दिया। अगर इको R1 यहाँ पे है, इसके अलावा इको R1 के लिए यहाँ पे भी क्लोनिंग साइट है, इको R1 के लिए यहाँ पे भी क्लोनिंग साइट है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों कि इको R1 यहाँ भी अगर इसको एक जगह काटेगा तब ये पूरा ओपन हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। एक और जगह काट देगा तब तो वो 2 हो जाएगा, ठीक है, फ्रेगमेंट हो जाएगा। एक और जगह काट देगा तो तीसरा फ्रेगमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। ये एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर की विशेषता होती है, ठीक है। देयर मस्ट बी ओनली वन क्लोनिंग साइट फॉर एनी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अदरवाइज इट विल लीड टू मल्टीपल फ्रैगमेंट्स वी कैन से, एंड दिस विल कॉम्प्लिकेट द क्लोनिंग प्रोसेस, ओके। तो इससे क्या होगा, लेकिन एक और चीज़ समझना, उस वेक्टर में ढेर सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। मेरी बातें हो सकता है आपको कंफ्यूज कर रही हूँ। किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही क्लोनिंग साइट हो, लेकिन ढेर सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साइट होने चाहिए कि एक ने काम नहीं किया तो दूसरा करे, दूसरे ने काम नहीं किया तो तीसरा करे, ठीक है। तो यहाँ इको R1 हो गया, यहाँ HIND3 हो गया, यहाँ PST1 हो गया, यहाँ PV1 हो गया, CLE1 हो गया, ठीक है, BAM-H1 SAL1 हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक आइडियल वेक्टर की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही क्लोनिंग साइट हो, लेकिन एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ द क्लोनिंग साइट। तो ये सारी प्रॉपर्टी आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी। तो मैं आपको 2 वेक्टर के बारे में बताने जा रही हूँ जो बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया अगर होस्ट है तो 2 ऐसे वेक्टर है, बड़े इम्पॉर्टेंट वेक्टर हैं जो बहुत ही मतलब आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन भी होगा, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है PBR322। दिस इज़ आर्टिफिशियली डिजाइंड इन लैब, ओके। सो फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर है PBR322 और इसमें
मेरी बात को अच्छे से समझना है, ये 4361 बेस पेयर्स का बना है, ठीक है। ये आप याद रखना। P फॉर प्लाज्मिड और BR साइंटिस्ट का नाम है बोलिवर एंड रोड्रिग, ठीक है ना, बोलिवर एंड रोड्रिग। ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, उन्हीं के नाम के बेसिस पे इसको PBR322 नाम दे दिया गया है। अब इस वेक्टर को मैं डिज़ाइन करने जा रही हूँ, आप इसको बहुत ध्यान से समझना है, ओके। और अब देखिए इस वेक्टर को जो बनाया गया है, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ओके। तो मैंने इसको, ये तो पहली चीज़ डबल स्ट्रैंडेड होगा। क्या क्या होने चाहिए वो तो आपको पता है। इसके पास ओराई होना चाहिए, इसके पास ओराई होना चाहिए, इसके पास, अब देखिए जो मैं डिज़ाइन करी, इसके पास 8 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के क्लोनिंग साइट्स हैं, ओके। देखिए पहला ये है, दूसरी क्लोनिंग साइट ये है जहाँ पे जीन क्लोन हो सकता है, पहला ये है, दूसरा ये है, ठीक है। अब देखना, बहुत अच्छे से समझना है आपको इसको। और इस वेक्टर के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मतलब ये एंटीबायोटिक को क्या करेगा, मतलब एंटीबायोटिक इस पे असर नहीं करेगा। इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखिए। अब देखिए ये जो है, ठीक है, ये है। अब पहले मैं ऐसे डिज़ाइन कर दूँ, 1 मिनट, लेट मी इरेज दिस। ये जो है, यहाँ पे 2 जीन का क्लोनिंग साइट है, पहला है SAL1 और दूसरा है BAMH1। या BAMH1 पहले है शायद, BAMH1 है और SAL1। तो मैं इसको मिटा दे रही हूँ फिर से। देखिए BAMH1 और SAL1 और इस वाली जगह पे ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, इस वाली जगह पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, दैट इज़ द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन डाला गया है। ये ऐसे बनाया गया है कि जहाँ पे BAMH1 कट कर सकता है और SAL1 कट कर सकता है, वहीं पे इस जीन का, इस टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट जो जीन है वो भी डाला गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे PST1, ठीक है ना, एंड PVU1, 2 जीन के क्लोनिंग साइट्स यहाँ पे हैं। 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के क्लोनिंग साइट यहाँ पे हैं। पहला क्या है PST1 और दूसरा है PVU1। और इसके बाद यहाँ पे जो जीन डाला गया है वो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। वो क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, ओके। अब देखिए जो ऊपर है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, इको R1, CLAV1 और HIND3, ठीक है। इसके बाद एक आप छोड़ दीजिए, एक गैप छोड़ दीजिए, यहाँ पे ये है आरओपी का मतलब रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, और यहीं पे एक और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की क्लोनिंग साइट है, वो है PVU2। फिर एक आप और छोड़ दीजिए, फिर ये है दिस इज़ द ओराई, फिर एक छोड़ के ये, इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए देखिए एक बार इसको कैसे समझेंगे। दिस इज़ द PBR322, ये कोड है। 322 इसका क्या है? कोड है। PBR322 इसका कोड है, ओके। अब आप इसको समझिए कि ये जो वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर है, ओके, इसमें कितने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की क्लोनिंग साइट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की क्लोनिंग साइट है, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एक आरओपी है और एक ओराई है,
ठीक है, इसको आपको कैसे भी याद रखना है, एकदम सीक्वेंस में आपको इस चीज़ को याद रखना होगा। यहाँ से आपने शुरू किया PST1 PV1, ओके, और फिर बिना कोई गैप दिए फिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के क्लोनिंग साइट हैं, इको R1, CLAV1 और HIND2-3, और फिर उसके बाद कुछ गैप नहीं छोड़ना है, BAM-H1 और SAL1 है, फिर एक गैप छोड़ना है ROP, और ROP में ही PVU सेकेंड है, और फिर एक और गैप छोड़ना है ORI जहाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात हमने किया था, और एक गैप छोड़ के फिर ये सब है, ओके। तो आपको पहले एक चीज़ समझ लेना है बच्चों बहुत ध्यान से, कि इन सब के फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो फुल फॉर्म में ये है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इनके जो फुल फॉर्म है उसमें पहली चीज़ तो ये है, SAL1 का मतलब है साल्मोनेला, ओके, सॉरी, इसका मतलब है ये साल्मोनेला एल्बस, ठीक है, ये क्या है, साल्मोनेला एल्बस। और A1 तो आपको पता है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। PVU सेकेंड, इसका मतलब है प्रोटियस वल्गैरिस, प्रोटियस वल्गैरिस। यहाँ पे भी ये प्रोटियस वल्गैरिस 1 हो गया, ये प्रोटियस वल्गैरिस सेकेंड हो गया, ठीक है। ये है प्रोविडेंसिया स्टुअर्ट, ठीक है। इको R1 तो आपको पता ही, एस्चेरिचिया कोलाई। CLAV1, ठीक है, कैरियोफाइलम लैक्टम, मैं बोल रही हूँ कैरियोफाइलम लैक्टम। हिंड सेकेंड, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और बैम का मतलब है ये हो जाएगा आपका बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसियंस, बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसियंस। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ बैसिलस अमाइलो लिक्विफेसियंस, ठीक है। साल्मोनेला एल्बस, प्रोटियस वल्गैरिस। अब आप ध्यान देना, इस PBR 322 में आपको कितने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के क्लोनिंग साइट्स हैं, यहाँ पे 8, दो आपको क्या दिया हुआ है, दैट इज़ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और उसके बाद क्या है, एक ROP है, एक ORI है। सीक्वेंस आपको याद रखना। अब देखिए होता क्या है, बहुत अच्छे से इस बात को समझना है आपको, कि हमें अगर हम क्या करते हैं, हमें अब ये वेक्टर हमने ले लिया, हमने डिज़ायर्ड जीन ले लिया, मेरी बात को एकदम अच्छे से समझना, और हमने क्या किया, मीडियम में वेक्टर डाला और मीडियम में डिज़ायर्ड जीन डाल दिया, ढेर सारे वेक्टर डाले, ढेर सारे जीन डाल दिए, ठीक है। अब हम उसमें 4 चीज़ें यूज़ करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करें, या ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करें, ये 4 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करेंगे, ठीक है। 4 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो यहीं पे है, जहाँ पे हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, जो हमने मार्कर डाला है, सेलेक्टेबल मार्कर, उसी जगह वाला हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हुआ क्या, इसके पास ये वाला जो वेक्टर है, इसके पास 2 एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट है और वो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट है। मतलब ये जो वेक्टर है ना, बहुत अच्छे से इस बात को समझना है, ये जो वेक्टर है वो टेट्रासाइक्लिन पे भी सर्वाइव कर सकता है और ये एम्पिसिलिन पे भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर क्या हुआ, आपने BAM-H1 डाल दिया, ठीक है ना, मीडियम में, BAM-H1 ने कहाँ पे कट किया, यहाँ पे। जब वो इस सीक्वेंस को कट करेगा तो इसका जीन इसी के अंदर है ना, इसका जीन इसी के अंदर है, तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाली जो प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाएगी। मतलब इसको हम लोग कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब ये होता है कि BAM-H1 ने यहाँ पे कट किया और वो फॉरेन जीन को यहाँ पे क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। फॉरेन जीन अगर यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ तो इसका जीन सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब इसका जीन सीक्वेंस डिस्टर्ब होगा तो ये अब इसकी टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट वाली प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर्टी लॉस हो गई तो वो अब केवल एम्पिसिलिन पे सर्वाइव कर पाएगा, वो टेट्रासाइक्लिन पे सर्वाइव नहीं करेगा। तो वो कब एम्पिसिलिन पे सर्वाइव, वो टेट्रासाइक्लिन पे कब सर्वाइव नहीं करेगा, अगर BAM-H1 और SAL1 किसी ने कट किया तो। मतलब अगर क्लोनिंग इस साइट पे हो रही है,
टेट्रासाइक्लिन साइट पे हो रही है, या कई तरीके से इसको हम कह सकते हैं, या BAM-H1 ने यूज़ हुआ है, या साल1 यूज़ हुआ है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी, तो वो एम्पिसिलिन पे सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर क्लोनिंग इस जगह पे हुई है जिसमें PVU1 या फिर PST1 ने कट किया है, ठीक है ना, PST1 ने कट किया है, तो इसकी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाली प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो केवल इस पे सर्वाइव करेगा, टेट्रासाइक्लिन पे। बात समझ में आ रही है? तो देखिए हुआ क्या, आपको ये बहुत ध्यान से समझना है कि अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि हमने PBR 322 में क्लोनिंग के लिए, क्वेश्चन को समझिए, क्लोनिंग के लिए PV1 यूज़ किया, तो बताइए वो किस पे सर्वाइव करेगा, ठीक है। या हमने क्लोनिंग के लिए PST1 पे यूज़ किया, या हमने क्लोनिंग के लिए BAM-H1 या साल1, कुछ भी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखिए कैसे आप बताइए, ये सेलेक्टेबल मार्कर है, सेलेक्टेबल मार्कर का काम क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग कर पाएगा। कैसे अलग कर पाएगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए मैं एक डायग्राम, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर हमारे पास दो केस हैं कि अब हम ये पता कर सकते हैं कि कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब जीन वहाँ पे चला जा चुका है ना, जीन इंसर्शन हुआ है, जो डिज़ायर्ड जीन है उस वेक्टर में इंसर्ट हो गया, तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। अगर इंसर्ट नहीं हुआ है तो उसको हम नॉन रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो बताइए, अगर इंसर्ट नहीं हुआ है, जीन इंसर्ट नहीं हुआ है, तब तो ये दोनों डिस्टर्ब नहीं होगा, तब ये वाला वेक्टर या ये वाला जो होस्ट है जिसके अंदर ये वेक्टर जाएगा, वो दोनों एंटीबायोटिक मीडिया पे सरवाइव कर जाएगा, है कि नहीं? मेरी बात को समझना। तो जो रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट है, और दूसरा क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। देखिए रिकॉम्बिनेंट जो होगा, मतलब रिकॉम्बिनेंट का मतलब कहीं एक जगह तो जीन गया है, ठीक है, तो एक जगह गया है तो वही वाली जो उसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है वो लॉस होगी, दूसरे पे तो सर्वाइव करेगा ना वो, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर रिकॉम्बिनेंट है तो केवल एक मीडियम, एक एंटीबायोटिक पे सर्वाइव कर पाएगा, अगर आप एक एंटीबायोटिक कल्चर करेंगे तो उस पर सर्वाइव करेगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट है, दोनों पे सर्वाइव कर जाएगा, है ना। तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब आप इसे कैसे लिख पाओगे, इफ़ कॉलोनी, जो भी आपकी कॉलोनी है, सर्वाइव एट ओनली वन एंटीबायोटिक, ठीक है, इफ कॉलोनी सर्वाइव एट ओनली वन एंटीबायोटिक मीडियम, ठीक है ना, एंटीबायोटिक मीडियम, केवल एक एंटीबायोटिक पे कॉलोनी सर्वाइव हो रही है, मतलब एक डिस्टर्ब हुआ है, मतलब ये रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। और अगर वो दोनों, जो भी कॉलोनी है बैक्टीरिया की या किसी की भी जिसके अंदर ये प्लाज्मिड जाएगा, ये वेक्टर जाएगा, अगर कॉलोनी दोनों पे सर्वाइव कर रही है, दोनों एंटीबायोटिक मीडियम में सर्वाइव कर रही है, मतलब वहाँ पे वो क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, लाइगेशन हुआ ही नहीं, कहीं पे इंसर्शन हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो कॉलोनी अगर दोनों पे सर्वाइव कर रही है मतलब इंसर्शन कहीं नहीं हुआ है, कॉलोनी अगर एक पे सर्वाइव कर रही है मतलब इंसर्शन एक जगह हुआ है, ठीक है ना, एक जगह हुआ मतलब वो रिकॉम्बिनेंट है। और तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इफ़ कॉलोनीज़, अगर कॉलोनी सर्वाइव हो रही है किस पे, एम्पिसिलिन पे, मतलब आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि आप दो प्लेट लोगे, ठीक है ना, दो प्लेट लोगे, एक में एम्पिसिलिन डाल दोगे, ठीक है, और दूसरे में टेट्रासाइक्लिन डाल दोगे। मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हो? एक में एम्पिसिलिन का जो भी है मीडियम बनाओगे और दूसरे में टेट्रासाइक्लिन, ओके। अब आपने यहाँ पे डाला, कुछ कॉलोनी डाला, ठीक है, कुछ ढेर सारे बैक्टीरिया डाले जिसके अंदर ये वेक्टर है या जिसके अंदर ये क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है। अगर ये एम्पिसिलिन पे सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन टेट्रासाइक्लिन पे सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, जो एम्पिसिलिन पे सर्वाइव कर रहे हैं टेट्रासाइक्लिन पे सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, मतलब रिकॉम्बिनेंट तो है ही, और रिकॉम्बिनेशन कहाँ हुआ है, टेट्रासाइक्लिन रीजन पे हुआ है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रीजन पे गया है तभी टेट्रासाइक्लिन की जो रेजिस्टेंट वाली कैपेसिटी है वो लॉस हो गई है।
ठीक है। और अगर वो टेट्रासाइक्लिन पे सर्वाइव कर रहा है, एम्पिसिलिन पे सर्वाइव नहीं कर रहा है, मतलब वो भी रिकॉम्बिनेंट है, और जो लाइगेशन हुआ है, इंसर्शन हुआ है, वो एम्पिसिलिन रीजन पे हुआ है। बात समझ में आ चुकी है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस, मतलब हम लोग ये सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ कहाँ करते हैं, हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करने के लिए। आई होप कि आपको अब चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो दिस इज़ हाउ PVR 322 वर्क्स, कैसे इसका काम है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके, तो अब ये बात आप अच्छे से याद रखना कि एग्जामिनर आपको कई तरीके से पूछ सकता है कि BAMH1 यूज़ किया, SAL1 यूज़ किया, तो किस पे सर्वाइव करेगा, किस पे नहीं सर्वाइव करेगा, ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। अगर कॉलोनी एक के दो इसमें 2 रेजिस्टेंट जीन है, केवल एक पे सर्वाइव कर रही है मतलब वो रिकॉम्बिनेंट है, अगर दोनों पे सर्वाइव कर रही है मतलब वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि दोनों में से कहीं पे भी कुछ लॉस नहीं हुआ है, दोनों एज इट इज़ पड़े हुए हैं। ठीक है। एक दूसरा वेक्टर मैं आपको बता रही हूँ जो आर्टिफिशियली डिज़ाइन है, उसको हम कहते हैं PUC19, P फॉर प्लाज्मिड, ठीक है, P फॉर प्लाज्मिड, U फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ UC फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, क्योंकि इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया था, PUC19। ओके, अब आप देखिए ये जो पहला वाला PVR 322 है वो बड़ा हेक्टिक प्रोसेस है। हेक्टिक प्रोसेस इन द सेंस कि इसमें आपको 2 अलग अलग मीडियम बनाना पड़ता है, एम्पिसिलिन में डालो, फिर टेट्रासाइक्लिन में डालो, तो एक बड़ा सिंपल सा प्लाज्मिड बना डाला इन लोगों ने। उन्होंने क्या बनाया कि इन्होंने एक ऐसा प्लाज्मिड बना दिया, ठीक है, जिसमें इन्होंने जगह जगह पे क्या डाला, लैग जेड जीन डाला, लैग जेड जीन इंसर्ट किया। और लैग जेड जीन आप जब पढ़ते हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। और इस एंजाइम की एक प्रॉपर्टी है कि ये एक सब्सटेंस होता है, एक्स गैलेक्टोज, ठीक है, एक्स गैलेक्टोज, जो कि कलरलेस होता है, ठीक है, इसको एक्स गैल कलर्ड में चेंज कर देता है, कलर्ड और मतलब ब्लू कलर में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है, एक्स गैल कलरलेस मतलब वाइट जो कलर का है उसको ब्लू कलर में चेंज करता है। तो इन लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये जो PUC19 बनाया उसमें लैग जेड जीन की कोड को जीन को इंसर्ट कर दिया। और अब क्या, और ये जीन का काम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करना, और ये एंजाइम क्या करता है, इस कलरलेस सब्सटेंस को, जो भी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, ये क्रोमोजेनिक है ना, क्रोमोजेनिक मतलब कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, एक्स गैल इज अ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो कलरलेस होता है, एंड जब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस पर एक्ट करता है तो ये एक्स गैल कलर्ड में बदल जाता है, किस कलर में, ब्लू। इसीलिए इसको ब्लू वाइट स्क्रीनिंग भी कहते हैं, इस मेथड को हम लोग ब्लू वाइट स्क्रीनिंग भी कहते हैं, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग या फिर एंजाइमेटिक स्क्रीनिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैसी स्क्रीनिंग की, अब देखिए क्या होगा बच्चों, एकदम ध्यान से समझना। मान लीजिए जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है आके इंसर्ट कर गया है, ये जीन आके लैग जेड, तो ये जो लैग जेड की जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। मतलब इंसर्ट किया मतलब वो रिकॉम्बिनेंट होगा तो लैग जेड का सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब लैग जेड का सीक्वेंस डिस्टर्ब होगा तो ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, ना, और तब ये एक्स गैल कलर, मतलब कलर कैसा रहेगा, वाइट ही रह जाएगा। कलर कैसा, इस सब्सटेंस जिस मीडियम में आपने ये सब्सटेंस रखा है एक्स गैल, अगर वो मीडियम कलरलेस ही रहा, ठीक है, वो सब्सटेंस कलरलेस ही रहा, मतलब ये रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। मतलब क्या है ये रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट का मतलब जीन आके अगर यहाँ पे इंसर्ट हुआ इस सीक्वेंस में तो ये सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, जीन इंसर्ट हुआ मतलब वो रिकॉम्बिनेंट हो गया, रिकॉम्बिनेंट होने पे ये सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा और ये जीन नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा, ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, और ये जब एंजाइम ही नहीं रहेगा तो ये कलरलेस ही रह जाएगा। मतलब कलरलेस है तो वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। लेकिन अगर इंसर्शन हुआ ही नहीं
तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इंसर्शन नहीं हुआ तो ये जीन सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होगा, एंजाइम प्रोड्यूस होगा। और कैसा ये एंजाइम इसको इसमें कलर्ड में चेंज, मतलब अगर ब्लू कलर आ रहा है तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और अगर वाइट कलर आ रहा है तो वो रिकॉम्बिनेंट है। तो इस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को समझ पाते हैं। बात समझ में आ चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक और चीज़ आपको समझाएंगे कि इस टर्म को, अगर जीन आके इस सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर देता है, इसको हम लोग कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब आफ्टर इंसर्शन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब आफ्टर इंसर्शन ये क्या हो गया, इसकी जो हम कह सकते हैं कि जो इसकी कैपेसिटी है, मतलब ये जीन का जो सीक्वेंस है वो इनएक्टिवेट हो गया। ओके, आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग? तो चलिए अभी हमने आपको इसको अच्छे से समझा दिया। तो ये है दो वेक्टर के बारे में मैंने आपको अभी बताया। पहला वेक्टर क्या है, दैट इज द, जो पहला वेक्टर मैंने आपको बताया, तो पहला वेक्टर क्या है PBR322 और दूसरा वेक्टर है PUC19। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलिए एक और वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ देते हैं। तो ये दोनों वेक्टर जनरली किसके लिए होते हैं, अगर आप होस्ट यूज़ कर रहे हो प्रोकैरियोट्स। क्या यूज़ कर रहे हो, प्रोकैरियोट, लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, जब आप होस्ट प्रोकैरियोट यूज़ कर रहे हो या बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हो तब आप ये दोनों वेक्टर को यूज़ करोगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ और वेक्टर फॉर प्लांट। नाउ वेक्टर फॉर प्लांट्स के लिए जो हम वेक्टर यूज़ करने जा रहे हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट वेक्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो वेक्टर होता है दैट इज़ TI प्लाज्मिड। क्या होता है, TI प्लाज्मिड। और ये TI प्लाज्मिड और एक होता है RI प्लाज्मिड। TRI प्लाज्मिड के अलावा एक और प्लाज्मिड होता है जो आपके NCERT में नहीं दिया है, उसको हम लोग कहते हैं RI प्लाज्मिड। अब हम इसको बताने जा रहे हैं TI प्लाज्मिड कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। ये किसके लिए था, PBR322 और PUC19, ये दोनों वेक्टर किसके लिए थे, बैक्टीरिया के लिए थे। किसके लिए थे, बैक्टीरिया के लिए। प्लांट के लिए जो वेक्टर हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं वो है TI प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, इसको आप अच्छे से समझना। देखिए TI प्लाज्मिड कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ये एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। इस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, चलिए एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया हमने देख लिया। ये एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है। ओके, इसकी दो स्पीसीज़ हैं। एक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस और दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। ओके, पहला है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस और दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। देखिए एग्रोबैक्टीरियम को हम लोग कहते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। क्या कहते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। क्यों कहते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी। इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, क्यों कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमीफेसियंस है, इसके अंदर जो प्लाज्मिड होता है उसको हम कहते हैं TI प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, TI प्लाज्मिड। और इसके अंदर जो प्लाज्मिड है उसको हम लोग कहते हैं RI प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि प्लाज्मिड जो नेचुरल प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया के अंदर, वो मेन जीनोम के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोमिक DNA होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है। ठीक है, दिस इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है ना, ये एक डिजीज़ कॉज करता है प्लांट्स के अंदर। ये बैक्टीरिया प्लांट के अंदर एक डिजीज़ कॉज करता है और इस डिजीज़ को हम लोग कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज़। क्राउन गॉल डिजीज़ मतलब एक टाइप का ट्यूमर है। ये कैसा है, ट्यूमर। प्लांट की रूट में जहाँ पे ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े ट्यूमर्स बन जाते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज़। मतलब TI का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड।
बात समझ में आ रही है? और क्योंकि अभी मैं इसको बताऊंगी इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर क्यों कहते हैं। ओके, दूसरा जो इसका स्पीसीज़ है, ये प्लांट के अंदर हेयरी रूट डिजीज़ कॉज करता है। क्या करता है? हेयरी रूट डिजीज़। अब एक बात ध्यान समझना, ये जो ट्यूमर कॉज करता है ओनली इन डाइकॉट, ओनली इन डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स पे इसका असर नहीं होता है। लाइक द 2,4-D हमने पढ़ा था ना, ऑक्सिन का सिंथेटिक फॉर्म जो कि केवल डाइकॉट को ही रिमूव करता है, मोनोकॉट को नहीं। तो सेम इसी तरीके से ये भी क्राउन गॉल डिजीज़ केवल डाइकॉट रूट को अफेक्ट करता है, मोनोकॉट को नहीं। यहाँ तक बात समझ में आई है? ठीक है। तो टीआई प्लाज्मिड कहाँ से ऑब्टेन किया गया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, और जो आरआई प्लाज्मिड है वो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। अब देखिए मैं बता दूँ आपको होता क्या है कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 2 मिनट की चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैंने एग्रोबैक्टीरियम ले लिया, एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है ना। सो दिस इज़ द एग्रोबैक्टीरियम। अब इस एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के लिए 1 मिनट, जो एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है इसका ये मेन जीनोम है। सो दिस इज ये इसका क्या है? मेन जीनोम। मेन जीनोम। इस मेन जीनोम के अलावा यहाँ पे एक और प्लाज्मिड है, एक और एक्स्ट्रा जीनोम है जिसको हम लोग कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। इसको हम क्या कहते हैं? टीआई प्लाज्मिड। अब इस टीआई प्लाज्मिड को मैं यहाँ बना रही हूँ। सो दिस इज द टीआई प्लाज्मिड। ओके, इस टीआई प्लाज्मिड में, इस प्लाज्मिड के अंदर एक पोर्शन होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टी डीएनए। क्या कहते हैं? दिस इज द टी डीएनए। इस प्लाज्मिड में डीएनए का एक छोटा सा सीक्वेंस होता है जिसको हम कहते हैं टी डीएनए, टी फॉर ट्रांसफर। ओके, इसके अलावा टी डीएनए के ऊपर यहाँ पे एक ओपेरॉन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं वीर ABCDEFG ओपेरॉन। ये कैसा है? एक ओपेरॉन है। अब आप सोचोगे मैं इतना सब कुछ क्यों बता रही हूँ? बस आपके समझने के लिए। जैसे ही ये बैक्टीरिया रूट को इन्फेक्ट करने जाता है, अच्छा एक चीज़ ये भी समझ लें, जो टी डीएनए है ना, टी डीएनए के पास जीन्स हैं, जीन्स फॉर ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को प्रोड्यूस करने वाले जीन है बैक्टीरिया के पास। अब आप कहोगे इट इज़ स्ट्रेंज कि इस बैक्टीरिया के पास जीन कैसे आया? होता है, बस आप ऐसा समझना कि इस जो टी डीएनए है, टी डीएनए के पास ऑक्सिन और साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करने के लिए जीन पाए जाते हैं इस टी डीएनए के पास। ओके, और ये ओपेरॉन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ओपेरॉन है इस टीआई प्लाज्मिड में। एक ओपेरॉन मॉडल आप पढ़ते हो ना, ओपेरॉन, तो इसके ओपेरॉन को हम लोग कहते हैं वीर ABCDEFG ओपेरॉन। अब होता क्या है, जैसे ये बैक्टीरिया रूट को अफेक्ट करने जाता है, इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के पास इस ओपेरॉन की हेल्प से ये अपना टी डीएनए इसमें रूट के अंदर, रूट के मतलब जो रूट सेल्स होती हैं उसमें ये अपना टी डीएनए, जब जैसे बैक्टीरिया ने रूट सेल्स को इन्फेक्ट किया, ठीक है, अपना टी डीएनए वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब रूट सेल्स के जीनोम में अपना टी डीएनए ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, खुद ही ट्रांसफ़र करता है। इसीलिए इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। कैसे खुद ट्रांसफ़र कर पाता है? क्योंकि इसके पास एक ओपेरॉन होता है, उस ओपेरॉन की हेल्प से ये अपना टी डीएनए उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। जब उसका टी डीएनए वहाँ पर ट्रांसफ़र, टी फॉर ट्रांसफ़र है ही, तो वहाँ पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के जीन होते हैं। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या करते हैं? सेल डिवीज़न को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। सेल डिवीज़न इतनी तेज़ी से प्रमोट होने लगता है कि वहाँ पे क्या बन जाते हैं? वहाँ पे ट्यूमर बन जाता है, ठीक है ना, ट्यूमर। इसी को कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज़। अब साइंटिस्ट को जब इसके बारे में पता चला तो उनको लगा कि दिस इज़ अमेजिंग, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को प्लांट के लिए वेक्टर के तौर पे, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक बड़ा बहुत एकदम हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा प्लाज्मिड है इसके पास। और वो प्लाज्मिड क्या है? टीआई प्लाज्मिड। तो प्लांट के लिए जो वेक्टर यूज़ किया गया वो टीआई प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया से निकाल के यूज़ किया गया, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्लांट को ही इन्फेक्ट करता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये है,
एक चीज़ आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि जब भी हम कोई वेक्टर यूज़ करते हैं, किसी एनिमल से निकालते हैं किसी वेक्टर को, किसी भी ऑर्गेनिज्म से किसी वेक्टर, तो उस वेक्टर की सबसे खास प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो वेक्टर पूरी तरह से डिसआर्म होना चाहिए। डिसआर्म का मतलब ये होता है जब हमने टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड, डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड, डिसआर्म का मतलब ये है बच्चों डिसआर्मिंग। डिसआर्मिंग का मतलब ये है कि उसकी जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी है या जो अनवांटेड सीक्वेंसेस हैं उसको वहाँ से रिमूव कर दो। तो बताइए, इस प्लाज्मिड को हम प्लांट के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये जीन नहीं चाहिए। इस टीडीएनए में ये जो जीन है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये नहीं चाहिए हमें। टीडीएनए का जीन नहीं चाहिए, क्योंकि ये जीन जाएगा जहाँ जाएगा वहाँ पे खुरापात करेगा, वहाँ पे वो ट्यूमर कॉज करेगा। तो हम किसी भी वेक्टर को डिसआर्म करने का मतलब ये है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है, डिसआर्म करने का मतलब जो भी वहाँ पे डिजीज कॉजिंग जीन्स हैं उसको रिमूव कर दो, या जो भी अनवांटेड सीक्वेंसेस हैं उसको रिमूव कर दो। सो रिमूवल ऑफ डिजीज कॉजिंग जीन्स और अनवांटेड सीक्वेंसेस इज नोन एज डिसआर्मिंग। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सो डिसआर्मिंग समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए दूसरी चीज़ ये, अब कुछ वेक्टर एनिमल के लिए भी हैं, ठीक है। एनिमल वेक्टर क्या हो सकते हैं, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनिमल वेक्टर। एनिमल वेक्टर है रेट्रोवायरल वेक्टर। कौन है? रेट्रोवायरल वेक्टर। देखिए रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं? जो रेट्रोवायरसेस होते हैं, रेट्रोवायरसेस क्या करते हैं बताइए मुझे? वो नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल में चेंज करते हैं, ठीक है। सो रेट्रोवायरल वेक्टर जो होते हैं उनको भी आपको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो उसको डिसआर्म करना पड़ेगा, ठीक है। उसको क्या करना पड़ेगा? डिसआर्म करना पड़ेगा। डिसआर्म का मतलब जो वहाँ पे कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टी है या फिर जो वहाँ पे डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी है वो उसको पहले वहाँ पे आप क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सिमिलरली रेट्रोवायरसेस हैव बीन डिसआर्म्ड एंड नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल। तो आपको डिसआर्मिंग का मतलब शायद अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेक्टर्स, ओके। वेक्टर को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग जीन ट्रांसफ़र कैसे होता है, बायोसिंथेटिक प्रोसेस क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है, वो समझा दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर कवर किया, तो वेक्टर को बहुत अच्छे से समझ लेना है।